सामान्य हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, आनंद कादम्बनी के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आनंद कादम्बनी के संपादक थे मेरे प्यारे बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरा है जयशंकर प्रसाद की कृति है आषाढ़ का एक दिन, कुटस, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कुटज, कुटज निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। आत्मने पद निबंध संग्रह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह। तो द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के लेखक हैं, और अज्ञेय जो है प्रयोगवाद युग के लेखक है। अज्ञेय प्रयोगवाद युग के लेखक हैं। इसके बाद अगला है पृथ्वीपुत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वीपुत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं राहुल संकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, किस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, और साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। इसके बाद है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास में मेरे प्यारे बच्चों 17 सर्ग है। कितने हैं? प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य में कितने हैं? 15 सर्ग हैं, और ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और वैदेही वनवास ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, छायावाद युग की समय सीमा है 1920 से 1930, 1919 से 1938, 1925 से 1942, 1922 से 1940। तो मेरे प्यारे बच्चों छायावाद युग की जो समय सीमा है 1919 से 1938 तक है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1951 बताना है। दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1979। और तार सप्तक के संपादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है झरना है, युगांत है, यामा है या उर्वशी है? तो युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को। यामा महाकाव्य किसका है? महादेवी वर्मा का है। और झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस रचना पर? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मेरे प्यारे बच्चों चिदम्बरा पर, ठीक है। चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लोकायतन पर मेरे प्यारे बच्चों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। और बीड़ा भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो यहाँ तक हो गए मेरे प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होता है। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है।
भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो जहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, धरती शब्द दिख जाए, ठीक है, राष्ट्र शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको याद रखना है रावा से, ठीक है। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा यदि आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, लिखा हुआ है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके सौंदर्य, रूप, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य बल्कि उसका धर्म है। यहाँ पर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दो पूछता है आपको, एक करना रहता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भाषा, भाषा शब्द मिल गया, तो जहाँ पर भाषा शब्द मिल जाए और भाषा की बात हो तो आप समझ जाइए कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग प्राप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्याख्या करना है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो इसकी करना है आपको व्याख्या। चलिए देखते हैं। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो वह गोद ले श्रांतिक होना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकान को दूर कर देना। ओंठों की और कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। कोई थकी हुई किसान स्त्री यदि खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके गर्मी से तपी हुई स्त्री के ऊपर छाया करना और उसे सुख प्रदान करना। तो इसे आपने पढ़ा होगा, पवन दूतिका से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है आपको। अगला प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो परोपकार का व्यवहार करने को कहती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? मेघ द्वारा। ठीक है, यानी राधा ने पवन दूतिका को पथिक
कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण और उपमा अलंकार है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कहते आते थे यही अभी नरदेही। कैकेयी कहती है कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता ना को माता की माता बुरी नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले हो, यानी पुत्र खराब भले हो जाए। अब कहे सभी या हाय वृद्ध विधाता। कैकेयी कहती है कि अब विधाता जब हमारे अनुकूल है तो सब लोग यही कहेंगे कि रहे पुत्र पुत्र ही रहता है, लेकिन कुमाता माता हो जाती है। मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, इसका मजबूत हृदय नहीं देखा, केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा, केवल अपना ही स्वार्थ देखा। इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। कैकेयी कहती है कि युगों युगों तक चलती रहे यह कठोर कहानी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी थी। ठीक है, तो ये जो है कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैकेयी का अनुताप से लिया गया है और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। तो मैंने इन सभी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 का कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में ये भी है और 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से कोई एक चूज करके लिखना है, 80 शब्द में उत्तर देना है लगभग, और 5 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्दों में और 5 अंक का। तो ये खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, फिर है खंड खा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखेंगे उसके लिए 2 नंबर, अनुवाद करेंगे उसके लिए 5 नंबर, कुल मिलाकर के 7 नंबर का पूछा जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, पैराग्राफ। धन्यो अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है, यत्र समुलिसत जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भावनी, शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती। जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आपको देख लीजिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद दिया है मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग एवं संस्कृत पाठशाला, प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके चाहने वालों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मेरे प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद 8 का खा नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। सेम उसी प्रकार है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है। जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटे, जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है,
क्या कह रहा है, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना का मतलब नाराज होना, रूठ जाना। हाथ पीले करना यानी विवाह के लिए उसकी शादी की तैयारी करना। दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना। सावन हरे न भादों सूखे मतलब हमेशा एक समान रहना। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं, ठीक है, और इसका उत्तर आपको आसानी से पैराग्राफ में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए पैराग्राफ। इसके बाद है 11 का नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। और व्यसन, वसन का मतलब वस्त्र होता है, व्यसन का मतलब होता है आदत। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अन्य और अन्य, तो अन्य माने होता है अनाज और अन्य माने दूसरा होता है, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। चपला, जीवन और शिव, किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है, 2 अंक का होगा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखना है। जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। मैंने भोजन कर लिया है, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ठीक है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता है। तो इसको आपको करेक्ट करके लिखना है। इसके बाद 12 का खा और गा है संयोग अथवा श्रृंगार रस, करुण रस, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, दोहा अथवा सोटा छंद। 6 अंक का है, इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अपने गांव तथा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अथवा विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है, 6 नंबर का होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।